हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय श्री राम। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामो फासिस्ट सेक्युलर लॉबी के द्वारा भारत के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आर्थिक हमले के संदर्भ में। जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं और अन्य राज्यों के चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं और उनकी तैयारियां अलग अलग राज्यों में और देश में शुरू हो चुकी हैं, तो कांग्रेस के द्वारा जिसे लीड किया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय पप्पू के द्वारा, उसने एक नया पैंतरा आजमाया है और वो पिछले कई साल से ऐसा करते आ रहा है। और वो है भारत के जो औद्योगिक घराने हैं उनके ऊपर राजनीतिक हमला करने की शुरुआत। और ये हमला भारत के बाहर से मार्गदर्शन प्राप्त करके किए जा रहे हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ और कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे वो लॉबी जिम्मेदार है जो भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहती है। दूसरी वो लॉबी है जिनको ऐसा लगता है कि उनका आर्थिक प्रभुत्व दुनिया के ऊपर से ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो जाएगा। और तीसरे नंबर की वो लॉबी है जो भारत को अनस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना चाहते हैं, या तो वो कम्युनल राइट्स के द्वारा हो या भारत के अंदर विभिन्न वर्गों में असंतोष पैदा करके दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। भारत के बाजू में जो एक इस्लामिक संगठन है जिसको दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है, वो FATF की ब्लैक लिस्ट में ग्रे लिस्ट में था। ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी हो रही थी, परंतु उसको ग्रे लिस्ट में से भी बाहर किया गया। और चीन ने हर जगह पर जिस तरह से अलग अलग देशों को कर्ज दिए हैं और उनके राजनीतिक और भौगोलिक संसाधनों, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की उसकी मंशा साफ दिखती जा रही है। वो चीज़ ऐसा बता रही है कि भारत में कई लोग, कई नेता, कई पार्टियां और कई संगठन ऐसा चाहते हैं कि भारत भी FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाए। ये लोग भारत के औद्योगिक घरानों को इसलिए निशाना बना रहे हैं ताकि भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत होने से रोका जाए। वे लोग ऐसा चाहते हैं कि भारत FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में चला जाए, या भारत के औद्योगिक घरानों को विदेशों में व्यापार करने में सहूलियत प्राप्त ना हो, उनको शंका की दृष्टि से देखा जाए, उनके आर्थिक स्रोतों, धन मुहैया कराने वाले लोगों के ऊपर बहुत सारी निगरानी रखी जाए और इस तरह से ये लोग भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत करने में अपना योगदान ना दे सकें। इसके पीछे एक और वजह है, यदि भारत के औद्योगिक घरानों के ऊपर पूरे विदेशी संगठन, संस्थान, सरकारें और भारत के अंदर रहे इस्लामिक नेता, पार्टियां, संगठन, सेक्युलर नेता, पार्टियां, संगठन और ऐसे कई मूर्ख राजनीतिक तौर पर अनपढ़ हिंदू, वो ऐसा मानते हैं कि ये सब सही है और भ्रष्टाचार स्वीकार करना नहीं चाहिए। परंतु यदि भ्रष्टाचार होता तो ये कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर अपना कारोबार नियमित तौर पर चला नहीं सकती थी। दूसरी और चीज़ है कि ये लोग भ्रष्टाचार के बहाने भारत में औद्योगिक जो घराने हैं उनकी गतिविधियों को इंटरप्ट करके भारत में बेरोजगारी बढ़ाकर भारत में जनता के द्वारा असंतोष के नाम पर जिस तरह से विदेशों में आंदोलन किए गए थे, वैसा आंदोलन खड़ा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जिनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं या मैं जो बोलता हूँ वो वास्तविक धरातल के ऊपर दिखता नहीं है, तो आप एक चीज़ कीजिए कि खुद इन चीज़ों का अनुभव लीजिए। आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर खेती सुधार को रोका गया है, भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विस्तारीकरण को रोका गया है, भारत के अंदर बेरोजगारी किस तरह से बढ़ाई जाए उसके प्रयास नियमित तौर पर चालू हैं, भारत के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमला करके और उनके द्वारा जब प्रतिकार में कुछ चीज़ें की जाती हैं
तो उसे भारत के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है ऐसा कहकर विदेशों में दुष्प्रचार किया जा रहा है, ताकि विदेशों में रहने वाले जो हिंदू हैं या भारतीय हैं, जो भारत की मदद कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके, उनको हतोत्साहित किया जा सके। और भारत के अंदर एक और चीज़ पनप रही है कि किस तरह से इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया जाए, ताकि हिंदुओं का जगह जगह पर जनसंहार किया जा सके। तो ढोंगदेश के पास में जब अपने पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है तो वो भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ देती है, फिर वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या हिंदुओं के खुलकर विरोध में क्यों ना हो। इसके लिए वो कभी भ्रष्टाचार का बहाना लेती है, कभी सेकुलरिज्म खतरे में है का बहाना लेती है, कभी गंगा जमुनी तहजीब में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, या ऐसा कहकर ये चीज़ें बढ़ाती है कि भारत के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। यदि आप देखेंगे कि जिस तरह से अदानी के ऊपर एक रिपोर्ट पोस्ट की गई थी, और मैंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था जो बताता था कि ये हकीकत में भारत को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने के प्रयास की एक शुरुआत पर है। जिस तरह से जॉर्ज सोरोस और उसके संबंधित फंड, एनजीओ, उससे संबंधित काम करने वाले लोग अदानी के पीछे पड़े हैं, ये सिर्फ एक ही तरह से नहीं है कि भारत को आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया जा सके। नंबर एक, इनका उद्देश्य है कि भारत के औद्योगिक घरानों की प्रतिष्ठा खराब की जाए, उनका विदेशों में व्यापार करना मुश्किल बनाया जाए, उनको फंडिंग प्राप्त करने के जो साधन और स्रोत हैं वो उनकी पहुंच से दूर किए जाएं, भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर कुठाराघात किया जा सके। इन सभी चीज़ों के होने के बाद में इसका दुष्परिणाम जनता के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि सामान्य जनता के मन में बैंकिंग सिस्टम और भारतीय करेंसी के खिलाफ असंतोष और विश्वास बढ़ेगा। और सबसे अंत में भारत के अंदर एक अनरेस्ट, एक राजनीतिक स्पॉन्सर्ड दंगा, जिसे सामान्य तौर पर विद्रोह कहते हैं, विरोध प्रदर्शन कहते हैं, जैसा अरब राष्ट्रों में हुआ था अरब स्प्रिंग के नाम पर, इस तरह से कुछ चीज़ें करने की तैयारी की जा रही है। और इसमें भारत के अंदर अगुवाई लेने वाले ढोंगरेस, उसको वोट देने वाले सेक्युलर हिंदू, और भारत का 96% हिंदू विरोधी जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मुस्लिम गिरोह है, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यदि आप ढोंगरेस को वोट देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप भारत की अस्थिरता के लिए, आर्थिक फेलियर के लिए वोट दे रहे हैं। हिंदू यदि वोट ढोंगरेस को दे रहा है राज्य के चुनाव में या देश के चुनाव में, अर्थात लोकसभा के चुनाव के लिए, तो वो अपने विस्थापन, अपने जनसंहार, अपनी बहन बेटियों और माताओं के खिलाफ जो दुष्कर्म हैं, इस्लामिक दुष्कर्म हैं, उनको बढ़ाने के लिए वो वोट दे रहा है। जॉर्ज सोरोस जिस तरह से एक बयान दे चुका था, उससे पता चलता है कि भारत के अंदर अदानी के नाम पर बहुत सारे औद्योगिक घरानों को निशाने पर लिया जाएगा। ये अभी पहले सबसे बड़े औद्योगिक घराने को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदानी के बाद में ये चीज़ें रुक जाएंगी। कई हिंदू ऐसा सोचते हैं कि अदानी मोदी का मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ बोलना अपराध नहीं है, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। नहीं, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अदानी के बाद में इसकी तुरंत इफ़ेक्ट बैंकिंग सेक्टर पे आएगी। बैंकिंग सेक्टर पर जैसे ही इसकी इफ़ेक्ट आएगी तो भारत के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो लड़खड़ा जाएगा, उसको कोलैप्स करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जो भारत के अंदर हो या विदेश में, जो जिसका मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने का है, तो वो इतनी लालच में अंधी हो जाती है सत्ता के कारण, तो वो अपने देश के आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हितों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और
भारत के अंदर ढोंगरेस इसी मानसिकता के साथ में अपनी राजनीतिक जीवन को जी रही है, अपनी राजनीतिक जिंदगी को बचाए हुए रखे हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अदानी की जांच होनी चाहिए, परंतु यदि आप इस ट्वीट को देखेंगे तो ये ट्वीट और ये स्क्रोल का एक पॉइंट है, वो पॉइंट बताता है कि ये तो 2014 के पहले के आरोप हैं। इसका मतलब ये है कि ढोंगरेस ने अदानी के साथ में मिलकर या अदानी का जो साम्राज्य है, व्यापारिक साम्राज्य है, उसमें कुछ लोगों को फ्रंटमैन बनाकर या की मैन बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया था और ये मोदी सरकार में रुक गया है या तो रोक दिया गया है, या तो मोदी सरकार की विदेश नीति या आर्थिक फाइनेंशियल जो नीतियां हैं उनके बदौलत, या तो ईडी और सीबीआई के डर के चक्कर में। पर ये चीज़ें रुक गई हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अदानी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि इनका शायद कहीं पैसा फंसा हुआ है, या तो ये इनका पैसा इस चीज़ में कहीं डूब चुका है और इनके फाइनेंसर ढोंगरेस के ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं कि हमारा पैसा हमको वापस ला के दीजिए। यदि आप देखेंगे कि अदानी के ऊपर सिर्फ शेयरों की प्राइसिंग के संदर्भ में एलिगेशन लगाकर उसकी जांच की मांग की जा रही है, ऐसा नहीं है। यदि मुंद्रा पोर्ट के ऊपर कोई ड्रग्स का कंसाइनमेंट इस्लामिक कंट्री से, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या तो फिर ईरान, इराक से आता है, तो उसका आरोप अदानी के ऊपर और मोदी के ऊपर लगाया जाता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अदानी की जांच करने की ज़रूरत है। हकीकत में जांच मेरे हिसाब से राहुल गांधी की करनी चाहिए, राहुल गांधी के को एसोसिएट्स की करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़, एक राजनीतिक तौर पर वो पार्टी जो कहती है कि हमने भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया था, हमारी बदौलत अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए थे, वो आज एक फाइनेंशियल टेररिस्ट और उसके संगठन यानी जॉर्ज सोरोस और उसके संगठन को खुलकर भारत की राजनीति में मदद ले रही है ताकि वो खुद को सत्ता पर स्थापित कर सके। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए को राहुल गांधी की जांच करनी चाहिए, सोनिया गांधी की जांच करनी चाहिए, और पूरी कांग्रेस को चुनाव में हिस्सा लेने से तब तक रोक देना चाहिए जब तक वो इस चीज़ में से स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष जांच के दौरान साफ सुथरे या निर्दोष होकर बाहर ना आ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार बना रही है उन राज्यों के द्वारा ये अपने विदेशी आकाओं की मदद करेगी। और एक और चीज़ आप देखिए कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और ढोंगरेस का एक राजनीतिक सहयोगी संगठन जो दुनिया भर में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान, वो बैंकरप्ट होने के कगार पर आ जाता है और उसे कहीं से भी मदद नहीं मिलती है, उसको गिड़गिड़ाना पड़ता है। दूसरी तरफ इसी सरकार के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है, और इसी चीज़ को देखकर मुझे एक शंका ऐसी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना को दिया गया हो ढोंगरेस के शासन के दौरान। और यही वजह है कि चुनाव के दौरान भारत के ऊपर अब आर्थिक हमले किए जा रहे हैं और उसकी अगुवाई ढोंगरेस कर रही है, और ये आर्थिक हमले भारत के अंदर से और भारत के बाहर से दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ढोंगरेस से, उसके पप्पू से, उसके को एसोसिएट्स से पूछना चाहिए कि यदि तुम लोगों ने 10 करोड़ के जो न्यूज़
आर्टिकल को लगाया है उसके हिसाब से तो ये घोटाला, एक गड़बड़ 2014 से पहले की थी। तो इसका मतलब तुम लोग की इसमें शामिलगिरी थी, आप लोग इसमें शामिल थे। तो क्यों ना सबसे पहले आपकी ही जांच की जाए। और दूसरी चीज़, आप देखिए कि जो कथित तौर पर पार्टी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली बताती है, वो भारत के अंदर हिंदुओं के जनसंहार की बातें की जाती हैं तो तब चुप रहती है। भारत के औद्योगिक घरानों, राजनीतिक हितों, भौगोलिक हितों के ऊपर हमले किए जाते हैं तब वो चुप रहती है। और जब भारत कोई अचीवमेंट करता है हासिल, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर जब विदेशी मीडिया उस पर हमला करती है तो एक कथित देशभक्त पार्टी और कथित देश के लिए जान देने वाले परिवार के लोग और उसके चाटुकार उनके खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। जिसको ऐसा नहीं लग रहा है, वो खुद इस चीज़ का जब अनुभव लेगा तब उसको पता लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हो रही थी और हमने चुनाव के वक्त सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता में अपना समय व्यतीत कर दिया और समय पर हम लोग जागे नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत को हराने के लिए, भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे प्रयास कर रही है। और इसमें वो मीडिया शामिल है जिसने लुटियंस जोन में रहकर अपनी कामगिरी को अंजाम दिया था। वो सिर्फ लुटियंस जोन में रहकर अपनी काम को अंजाम देती है। यदि आप देखें तो चरखा दत्त, जिसने कारगिल और 26/11 के हमलों के वक्त किस तरह से लोकेशन प्रोवाइड की थी। यदि आप देखेंगे कि एक बॉक्सर पत्रकार जो अमेरिका में शायद सामान्य जनता को पीटने के लिए दौड़ पड़ा था, और एक ऐसा कथित और निष्पक्ष पत्रकार जिसे विदेशी लोगों ने एक मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया, और वो 2014 से कभी अरविंद केजरीवाल के चरण चाट रहा है, कभी वो मायावती के मंच के जाकर ऊपर खड़ा हो जाता है, कभी वो अखिलेश यादव के मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है अपने YouTube चैनल के ऊपर कि जो पत्रकार राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष नहीं है वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर ही नहीं सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस जिस तरह से भारत के ऊपर आर्थिक आक्रमण की अगुवाई कर रही है भारत में रहकर, वो बताता है कि ये पार्टी यदि किसी भी राज्य में या देश में, वैसे तो ये होगा नहीं, अब अपनी सरकार बना लेती है तो ये सबसे पहले भारत को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने का कार्य करेगी। उसके बाद में हिंदुओं के जनसंहार, विभाजन, विघटन को अंजाम देगी। और तीसरे नंबर पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र अर्थात सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस तरह से शरियाकरण भारत का चालू है, उसकी जगह एक पर स्पेशलिस्ट एक कानून लाएगी और जो बताएगा कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिमों की आबादी या मुस्लिम प्रभुत्व वाला इलाका है, वहाँ पर हिंदू राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भारत के ऊपर आर्थिक हमले को अंजाम देने के लिए विदेशों से बहुत सारा सोर्स इकट्ठा किया जा रहा है, वैचारिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। इसलिए भारत को चाहिए कि इसके ऊपर बहुत पैनी नज़र रखे। भारत सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर खुलासा किया जाए नियमित तौर पर और लोगों को चेताया जाए, क्योंकि अंत में इसकी असर भारत की बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर पड़नी ही है। क्योंकि 10,000 करोड़ की लोन किसी एक बैंक की तरफ से दी नहीं जाती है, उसमें कंसोर्टियम होता है और सभी बैंकों को अपने फाइनेंशियल इंक्लोजर को पूरा करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भारत के औद्योगिक घराने को निशाना बनाने की प्रैक्टिस नहीं चल रही है, ये भारत के सभी औद्योगिक घरानों के पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि इनको एक स्पष्ट निर्देश है कि चीन का जो आर्थिक विकास भारत के कारण
रुक रहा है, बाधित हो रहा है, तो भारत को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत और पेश होने से किसी भी कीमत पर रोका जाए। ये सबसे बड़ी एक साजिश है और इसी साजिश को अदानी के अंदर भ्रष्टाचार, मोदी का मित्र के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसके बाद में पाकिस्तान, जो इसका सबसे बड़ा इसको फ़ायदा होने वाला है, उसकी इनडायरेक्टली राजनीतिक तौर पर मदद की जा रही है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी को, जिन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त मैं राजनीति करूँगा और उसके अलावा मैं दिन रात देश के लिए काम करूँगा, उनको अब थोड़ा सतर्क और सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ है कि आप कितना भी सच बोल लें, पर लोग झूठ के वादों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। परंतु इन वादों की जब पोल पट्टी खुल जाती है, इनके गुब्बारे से हवा निकल जाती है, तब लोग सच की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु राजनीति में इसका दुष्परिणाम, आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं और आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह से कर्नाटक में सरकार आते के साथ में आपके द्वारा किए गए सारे कानूनी सुधारों को तुरंत बदल दिया गया आनन फानन में, तो आपको ये चीज़ों का लिए जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है और भाजपा को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं ऐसा मानता हूँ कि अदानी के नाम पर भारत को कमज़ोर करने के लिए एक व्यूह रचना बहुत अच्छे से गढ़ी गई है। लोगों को भरोसे में लेने के लिए दिन रात इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए लूटे पिटे झोन के पत्थरकारों का एक बहुत बड़ा समूह और उनके समूह की एक संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को चाहिए कि ऐसे पत्रकारों को ऊपर या किसी भी तरह से रोक लगाए, राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर, या तो उनसे इन चीज़ों के सबूत मांगे जाए। वरना परिस्थिति अदानी के नाम से जिसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, वो अंत में भारत के सभी उद्योगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बैंकिंग सेक्टर को चुकानी पड़ेगी, सामान्य जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अंत में जो सबसे ख़राब चीज़ है, महंगाई, उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी बीजेपी को चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, मोदी को और उनकी टीम को चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसके खिलाफ एक काउंटर तैयार किया जाए और काउंटर के तौर पर इसका जवाब दिया जाए और जनता को इसकी जानकारी दी जाए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी मंशा क्या है और इससे भारत को और आपको क्या नुकसान हो सकता है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हकीकत में अदानी में हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट किया गया है, स्क्रोल के आर्टिकल ने जिस तरह से लिखा है, वो चीज़ बताती कि ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ढोंगरेस के जो फाइनेंसर हैं, उनके लिए हुई थी और इसमें अदानी का इस्तेमाल किया गया था। धन्यवाद।